Hello guys, so welcome to part 4 of chapter 4 और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी इनकम। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी इनकम एक्रूअल बेसिस वगैरह हमने किया था और जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हम करने वाले हैं लीज प्रीमियम के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। लीज प्रीमियम और जो एक दो टॉपिक रह गए चैप्टर में उसको पढ़ के हम आज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी देखिए, अब क्या होता है कि जैसे आपने कोई रेंट आप या तो आपने कोई आपका एग्जिस्टिंग आपने कोई रेंट दे रखा है किसी को रेंट पे, ठीक है, फ्लैट अपना या घर अपने जो फर्निश्ड या अनफर्निश्ड घर है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने दे रखा है। अब क्या हो सकता है कि वही आदमी ना आपको कहे कि यार मेरे को 20 साल के लिए दे दो ये, और 20 साल का ना एक आपको एक लमसम अमाउंट दे देगा, ठीक है। आपको एक तरह से प्रीमियम दे देगा, है ना, कोई लीज पे ले लेगा आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, और एक मोटा-मोटा सा आपको कोई रकम दे देगा, ठीक है। तो या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, यानी ऑलरेडी आप रेंट रिसीव कर रहे हो और प्लस वही फिर आपसे ले ले लीज़ पे, या हो सकता है आपने कोई फ्रेश बंदा आया है और सीधा लीज़ पे ले ले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम ये केस पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा कभी होगा तो होगा क्या? टैक्स उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा, ठीक है, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको ग्रॉस प्रीमियम जो आपने दिया है, मान लीजिए वो 20 साल के लिए आया और आपको 20 साल के लिए 20,000 पाउंड दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रीमियम जो है वो लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे कैपिटल एलिमेंट। अब इसको कैपिटल एलिमेंट अब बस इतना समझ लीजिए कि जो ग्रॉस प्रीमियम जो आपको मिला है उसका 2%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, उसको कैपिटल एलिमेंट बोलेंगे हम। अब एन क्या है, एन का मतलब ये है कि जितने साल के लिए आपने लीज पे दिया है, ठीक है। और ग्रॉस प्रीमियम तो आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि वो अगर जितने साल 20 साल के लिए ले रहा है तो 20 साल के लिए उसने जितना लीज अमाउंट दिया है उसने, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रीमियम, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपका आ जाएगा इनकम एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। जो अब टोटल ग्रॉस में से आप इनकम कैपिटल एलिमेंट को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा इनकम एलिमेंट, यानी अभी कितना इनकम हुआ आपसे, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कितना इनकम हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। उसमें से अगर आपका कोई अलाउबल एक्सपेंस है, नॉर्मल जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो जितने भी अलाउबल एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मोटर माइलेज, कैपिटल अलाउंस या इंश्योरेंस, एजेंट फी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितने भी हैं वो माइनस करेंगे, और उसके बाद आपका आएगा रेंटल इनकम, ठीक है, और इस पर ये आपका टैक्स लगता है। तो ऐसा ऐसा कुछ काम होता है, ट्रीटमेंट होता है हमारे लीज प्रीमियम्स के अंदर, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें समझ में भी आ जाए, बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन और यहीं पे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द ग्रांट ऑफ अ शॉर्ट लीज। तो क्वेश्चन है, वकाना ग्रांटेड 21 ईयर लीज, तो लीज कितने साल की, 21 ईयर्स के लिए, टू चार्ल्स ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर अ प्रीमियम ऑफ 10,500, ठीक। तो 1 जुलाई को उसमें लैंड लीज पे दिया अपनी प्रॉपर्टी को 21 ईयर्स के लिए, और लीज प्रीमियम कितना मिला, 10,000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रॉस, तो जूम कर लेते हैं आप लोगों को ताकि क्लियर दिखे, मुझे लग रहा है कि आप लोग क्लियर दिख रहा होगा अभी, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस लीज प्रीमियम, तो ये कितना मिला आपको, 10,500। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कैपिटल एलिमेंट। कैपिटल एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं ग्रॉस प्रीमियम, इसका 2% मल्टीप्लाई बाई एन माइनस, ठीक है। तो ये ग्रॉस हमारा ग्रॉस प्रीमियम है 10,500 मल्टीप्लाई बाई 2%,
परसेंट मल्टीप्लाई बाई n है 21 ईयर्स, तो 21 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। तो 10,500 मल्टीप्लाई बाई 2%, तो ये 210 आ गया। 210 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 21 माइनस 1 यानी 20 से। सॉरी, ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। तो ये 10,500 मल्टीप्लाई बाई 2%, 210 है आपका ना, 210, सॉरी 210। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये आ जाएगा 4200, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन में और कोई एक्सपेंस दे रखा है नहीं, तो हम सिंपली इसमें से माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो हम इसको मानेंगे रेंटल इनकम। तो 10,500 माइनस 4200, दिस इज 6,300 इज द रेंटल इनकम। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इलस्ट्रेशन नंबर 7 का आंसर भी देख लेते हैं। 63 हमारा है और इनका भी 6300 है, तो सही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर है तो देख लेते हैं, वो भी हम। एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 भी है। Albert granted an 18-year lease to Angeliki for 26,000, तो 18 years के लिए 26,000 लीज प्रीमियम है। on 6 में कैलकुलेट दी अमाउंट accessible on Albert's property income for tax year, तो कितना मतलब जो प्रॉपर्टी इनकम है वो कितना एसेसिबल है, यानी कितना टैक्सेबल है, ये निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, ग्रॉस लीज प्रीमियम वो है 26,000, माइनस करेंगे 26,000 का 2%, माइनस 18 ईयर्स है तो 18 माइनस 1 यानी सीधा हम क्या करेंगे 17 कर देंगे। ठीक है, तो अभी 26,000 इसका 2% मल्टीप्लाई बाई 17, 8840 8840 माइनस 26। और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो हम इसी को ही 17 कितना था, 17,160 तो दिस इज दी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ये एसेसिबल इनकम हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी इनकम से। ठीक है, 17,160 चेक कर लेते हैं। देन स्टे अंडरस्टैंडिंग 2। सो दोस्तों आगे कर तो लीज प्रीमियम हो गया, इसके क्वेश्चन होंगे वो बाद में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल मैं ये समझा देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, रेंट रूम लेटिंग। तो देखिए अब क्या है कि आपका कोई घर है, ठीक है, उसमें आप घर में जैसे एक कमरा दो कमरा आपका खाली रहता है, तो आप चाहते हो कि यार किसी को रेंट पे दे देते हैं, जान पहचान के आदमी को, स्टूडेंट को या कोई ऑफिस जाता हो, उसको हम एज अ पीजी दे देते हैं। जैसे इंडिया में पीजी होता है ना, पेइंग गेस्ट, वैसे ही दे देते हैं उसको। हो सकता है अगर खाना खुद से बनाता हो या बाहर से खाता हो तो कोई इशू नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो हम खाना भी खिला देंगे उसको और उसका एक्स्ट्रा कुछ ले लेंगे पैसे। ठीक है, तो आप एक रूम अपने घर में ही रेंट पे किसी को दे सकते हो, लेट कर सकते हो, तो वो होता है रेंट रूम लेटिंग। इसको इंडिया में हम पेइंग गेस्ट ऐसा बोलते हैं। लेटिंग ऑफ वन और मोर रूम्स इन अ टैक्स पेयर्स मेन रेजिडेंस, तो अपने मेन रेजिडेंस यानी होम में अगर आप कुछ लेटिंग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा रेंट रूम लेटिंग के अंदर। ठीक है, इफ ग्रॉस इनकम ईयर फॉर द टैक्स पेयर इज लेस देन 7,500, अगर 7,500 से कम का हो, मतलब आपका जो टोटल इनकम हो रहा है टैक्स, जो रेंटल इनकम रिसीव हो रहा है 7,500 से कम पाउंड का रिसीव हो रहा है, तो इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो आपका जो इनकम है रेंटल इनकम, उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। या दिस लिमिट इज स्प्लिट इक्वली इफ लेटिंग इनकम बीइंग रिसीव्ड बाय मोर देन वन इनकम। और ये जो इनकम आपका वो
ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर मोर देन वन पर्सन उस घर में जिससे मैं रिसीव, मतलब जैसे आपका प्रॉपर्टी है, आपका घर है, वो को अर्न बाई योर वाइफ है, तो ये जो 7500 का लिमिट है वो दो लोगों में बढ़ जाएगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों का अलग अलग इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। मान लीजिए 3 लोगों में ये आपका हाउस है, वो तीनों ओनर है, तो जॉइंट ओनर्स है, तो 7500 का जो लिमिट है वो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। इफ ग्रॉस इनकम अ ईयर फॉर टैक्स पेयर इज मोर देन 7500 आइदर, तो अब जब 7500 से, देखिए 7500 से कम है तो आपका इनकम कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सीधा हम लिखेंगे भाई एग्जम्प्ट है 7500, लेकिन 7500 से ज़्यादा अगर रेंटल इनकम आ रहा है रेंट रूम लेटिंग के अंदर, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जैसे मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, तो ये आपके 7500 से ज़्यादा कितना है, ये है 2500 ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये 2500 पूरा टैक्स अपने इनकम मान के उस पर टैक्स दीजिए जिस रेट बैंड के अंदर आप आएंगे, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, जो टोटल 10,000 है, ठीक, और उसमें जो भी एक्सपेंस नॉर्मल इनकम मान के उस पर जो भी एक्सपेंसेस जो अलाउेबल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एजेंट फी वगैरह वगैरह, वो सारा आप माइनस करके वह उस तरह से आप टैक्स कर सकते हैं, नहीं नॉर्मल टैक्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चॉइस फिर आपके पास दी जाएगी। अगर 7500 से कम है तो एग्जाम्प्ट टैक्स, 7500 से ज़्यादा है तो दो ऑप्शन, या तो नॉर्मल जो हमारा कैलकुलेशन होता है टैक्स, जैसे बाकी प्रॉपर्टी इनकम में टैक्स कैलकुलेट करते हैं वैसे कर लीजिए, या जो 10,000 से जितना ज़्यादा है वो सारे का सारा जो इनकम है उसको टैक्सेबल इनकम मान के उसमें नॉर्मल टैक्स रेट से जो भी जिस रेट बैंड के अंदर आपका फॉलो होगा इनकम, उसमें टैक्स दे दीजिए, ठीक है। तो दो तरीके हैं। तो ये दोनों बातें लिखी हुई है। इलेक्शन मस्ट बी मेड बाय 31st ऑफ जैन विद इन 2 years ऑफ टैक्स ईयर्स। तो ये इलेक्शन जो भी, जैसे आप क्या मेथड यूज करना चाहते हो, ये 31st जैन से पहले हमें इलेक्शन करना पड़ता है, और जब तक हम मतलब रिवोक ना करें या हमारा इनकम फॉल ना करे 7500 से नीचे, तब तक हम ये रहता है, ठीक है। और एग्जाम में जो लिमिट है 7500 का, ये गिवन नहीं होगा, तो आपको याद रखना है 7500 का जो लिमिट है वो रेंट और रूम लेटिंग, ध्यान रखना है इसमें 7500 लिमिट होती है, तो इसको दूर से गांठ बांध कर याद कर लेना, ठीक है, रट लेना, क्योंकि एग्जाम में रेट नहीं दे, ये नहीं दिया होगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक चैप्टर का रह गया हमारा, फर्निश्ड लेटिंग हॉलीडे लेटिंग, फर्निश हॉलीडे लेटिंग। तो फर्निश हॉलीडे लेटिंग का मतलब ये है कि भाई आपने कोई घर अपने जो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर उसको लेट कर रहे हो, लेकिन वो लोग हैं जो मतलब जो हॉलीडे वगैरह पे आते हैं ना, कोई बिजनेस ट्रिप पे या कोई टूर पे ही जाता है, या कोई बिजनेस ट्रिप पे हो या कोई और भी तरह से जो हॉलीडे पे आते हैं, तो उन लोगों को आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, इस फॉल के मतलब इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होगा, और किस तरह से आपका प्रॉपर्टी है उसकी क्या कंडीशंस है इस फर्निश्ड हॉलीडे रेटिंग के अंदर फॉलो होने के लिए, ठीक है, FHL, तो इसके अंदर, ठीक है, स्पेशल एक तरह से टाइप का लेटिंग है ये। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस है, तो कंडीशन ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो यूके में होना चाहिए FHL के लिए। दूसरा, प्रॉपर्टी इज लेट फर्निश्ड, और फर्निश्ड होना चाहिए आपका जो घर है जो अपने आप दे रहे हो और लेट कर रहे हो, लेट ऑन कमर्शियल बेसिस एक्सपेक्टिंग रिलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो आप दे रहे हो कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं दे रहे हो, आप प्रॉफिट, आपका जो मेन पर्पस ऑफ बिजनेस है वो प्रॉफिट होना चाहिए। अवेलेबल फॉर लेट फॉर एटलीस्ट 210 डेज, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना 210 डेज के लिए अवेलेबल होना चाहिए कम से कम पूरे साल में, ठीक है। एक्चुअली लेट फॉर एटलीस्ट, और जो 210 डेज के लिए तो अवेलेबल होना चाहिए, और कम से कम एक 105 डेज के लिए लेट होना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल में, ठीक है। टोटल ऑफ लॉन्गर टर्म लेटिंग डू नॉट एक्सीड 115 डेज, तो जो जो लॉन्गर लेटिंग है वो 115 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लॉन्गर लेटिंग्स क्या होती है, वो ये है, लॉन्ग टर्म लेटिंग मीन्स सिंगल लेटिंग टू द सेम पर्सन फॉर मोर देन 31 डे कंसेक्यूटिव डेज। तो सिंगल लेटिंग आपने दिया हुआ, देखिए हॉलीडे में क्या होता है, लोग 2 4 10 दिन के लिए लेते हैं, आप किसी दिन बंदे को आप एक महीने के लिए दे रहे हो, तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि ये हॉलीडे पे नहीं आया हुआ, एक महीने के लिए कौन हॉलीडे पे आता है ना, जनरली। तो 31 दिन से आप ज़्यादा दे रहे हो किसी पर्सन को, तो वो लॉन्गर लेटिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल डेज हमारे पूरे साल में 115 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, वो 35 दिन में रहेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो टोटल ऐसे डे है ना वो 115 नहीं होने चाहिए, अगर हम उसका कॉमुलेटिव देखें, कॉमुलेटिव डेज, तो
it is possible to let to the same person for more than 31 consecutive days, but total must not exceed 115 days. ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको बताया, 31 दिन से ज़्यादा दे सकते हैं, 50 दिन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 115 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 31 दिन से ज़्यादा हो गया तो मान लेंगे वो लॉन्गर टर्म लेटिंग है. If owners has multiple properties, let as FHA मतलब furnished holiday accommodation, each each property must individually meet the availability and longer term letting condition. ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी की अपनी एक अलग ही मतलब जैसे दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो लॉन्गर टर्म का कंडीशन उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग होगा. ठीक है, हम दोनों का सेम नहीं होगा. जैसे प्रॉपर्टी वन में हो सकता है कि उस वो 115 दिन से ज़्यादा लॉन्ग टर्म हुआ हो, लॉन्ग टर्म लेटिंग हुआ हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी जो सेकंड है मेरी वो भी लॉन्ग टर्म लेटिंग वाली है, दोनों के अलग अलग कंडीशन अप्लाई होंगे. ठीक है, if used private for a part of the year, ये एक्सपेंस मस्ट बी अपोर्शन. तो अगर पार्ट ऑफ द ईयर मान लो 2-3 महीने के लिए अगर मैंने प्राइवेट यूज किया उस प्रॉपर्टी को, तो जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो कंटिन्यू जो एक्सपेंस हो रहा है, जैसे वाटर बिजली बिल हो रहा है, जैसे जो हमने स्वीपर लगवा रखे हैं, गार्डनर्स हैं, उनका जो एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो प्रोपोर्शनली 3 महीने के लिए रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, 3 महीने का आपको अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने में उसको प्राइवेट यूज कर रहा हूँ. तो टैक्स कैसा होगा, ये टैक्स कॉन्सिक्वेंस, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम एफएचए इज अर्नड इनकम रेदर देन अनअर्नड इनकम. तो देखिए अब ये समझना पड़ेगा, जो एफएचए प्रॉपर्टी है ना, ये इसमें क्या होता है, आप प्रॉपर एक तरह से आपके लिए बिजनेस के लिए है. जो बाकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आप दे रहे थे पहले, उसमें क्या था कि आपके वो पैसिव इनकम था आपके लिए. ठीक है, आप उस पर इन्वॉल्व नहीं थे बहुत ज़्यादा, आपने अलग से एक टीम नहीं बैठा रखी थी, सेल्स टीम जो कि लोगों को लेके आएगा, मार्केटिंग टीम जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग टीम, और ये टीम वो टीम, अकाउंटिंग टीम, रिसेप्शनिस्ट बैठा रखा था, वो पहले आप नहीं कर रहे थे. लेकिन इसमें क्या है कि ये आपके लिए प्रॉपर एक तरह से बिजनेस है, तो ये आपके लिए अर्न इनकम है, ना कि अर्न अनअर्न इनकम है ना. टैक्स जब हम टैक्स स्टेटमेंट करते हैं तो शीट जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, उसमें बताया था कि अर्न इनकम को अलग ट्रीट किया जाता है और अनअर्नड इनकम को अलग ट्रीट किया जाता है ना. तो ये एक तरह से आपके लिए अर्न इनकम है, ना कि अनअर्नड इनकम. अर्न इनकम लाइक सैलरी, पेंशन, प्रॉपर्टी इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट, एंड unearned income like saving income and other properties incomes. Therefore, FHA profit and loss calculation calculated separately from other. ठीक है, FHA attracts following tax advantage. तो इसमें FHA के कुछ टैक्स एडवांटेज भी है, इसलिए मैंने बताया था इसका जो टैक्सेज है ना वो थोड़ा अलग होता है. Profit counts relevant earning for pension contribution relief purpose, cash basis, cash initial acquisition of plant machinery, fixtures, फर्नीचर्स कॉस्ट डिडक्शन अवेलेबल. तो मैंने बताया था जो आप जब इनिशियली प्लांट या जो भी आपका जो हाउस है उसको खरीदते हो, प्रॉपर्टी है, तो उस इनिशियल कॉस्ट है वो पहले हम अलाउड नहीं करते थे, जो नॉन एफएचए है उसमें अलाउड नहीं होता था, है ना. लेकिन इसके अंदर हम इनिशियल कॉस्ट या एक्विजिशन उसको अलाउड करेंगे. कोई मशीनरी आपने ली है, जैसे आप उनको कोई गीजर लगवा रहे हो आप, या क्लीनिंग का इक्विपमेंट लगवा रहे हो, वाटर फिल्टर या आरओ का मशीन लगवा रहे हो, इसका कॉस्ट अलाउड होगा. कोई फिक्सचर आपने लगवाया, यानी फिक्सचर का मतलब ये है कि आपका जो परमानेंट सेट हो गया, जो नॉन मूवेबल आइटम्स आपके घर में होते हैं जो फिक्स होते हैं, ऐसा गीजर हो गया, है ना. तो ये क्या है कि वो फिक्सचर्स हैं, तो इसके भी एक्सपेंस हम पहले अलाउड नहीं कर रहे थे जो बाकी नॉन एफएचए थे, लेकिन एफएचए में अलाउड होगा. फर्नीचर जो आपने परचेज किया है पहली बार भी अपने परचेज किया, चाहे रिप्लेसमेंट कराए, दोनों अलाउड होगा. ठीक है, एक्रूवल बेसिस कैपिटल अलाउंस अलेवल. तो ठीक है, तो इसमें कैपिटल अलाउंस को हम अलाउड करते हैं एक्सपेंस को. बेसिक रेट रेस्ट्रिक्शन फॉर फाइनेंस कॉस्ट डज नॉट अप्लाई टू एफएचए. तो एफएचए में पहले क्या होता था कि जो हम इनिशियल हम खरीदते थे, ठीक है, उसमें हम लोन वगैरह लेके उसमें इंटरेस्ट जो होता था वो हम अलाउड नहीं करते थे, है ना. उस पर हम बेसिक रेट रेस्ट्रिक्शन लगा के 20% ओवरऑल दे देते हैं हम, है ना. लेकिन यहाँ जो मतलब जो टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है एफएचए के अंदर. ठीक है, तो ये करा दिया. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, जो अपनी दो टॉपिक्स पढ़े हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.